रिकॉर्ड उठा लेना। रिकॉर्ड उठा लेना। किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के मुख से जय भीम नहीं वो निकला। और एक चीज और, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुख से क्या निकला? उनके मुख से एक निकला, क्या कहा? कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समाज का है। दलित समाज को भूल ही गए, फिर भी अपन वोट ही दे रहे हैं क्या उनको? यार चिंतन तो करो थोड़ा। अल्पसंख्यक भाई भी हमारे ही भाई, वो भी आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन पहला हक दलितों का कहते तो अच्छा लगता ना। क्या आप ठीक नहीं मान रहे हो कि इस बात को? और उसके बाद नीतियां बदलती गई साहब। प्लानिंग कमीशन के मीटिंग में कहा, भाषण दे दूंगा मैं आपको, कि इस देश में जितने भी संसाधन हैं उसमें पहला हक अल्पसंख्यक समाज का है। दलित समाज कहां जाएगा? वोट ही देता रहेगा क्या? अब की बार थोड़ा सा चांदना करो। वोट की चोट सबसे बड़ी होती है। वोट की चोट, और वोट की चोट करनी भी चाहिए मौके पे, क्योंकि इतने काम किए जो इस प्रपत्र मैंने गिनाए। भीम ऐप आया था तो लोगों ने मजाक उड़ाई, ये तो लिप सिंपैथी है भीम ऐप। अरे भीम बाबा साहब का नाम, डिजिटल इंडिया में हम प्रवेश कर रहे थे, भीम ऐप। आज आप देखिए कितने लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन भीम ऐप से हो गया। तो इसका मतलब लोग भीम ऐप को याद रखने लग गए और बाबा साहब का नाम भी याद आता है। तो ये कुछ चीजें थी तो मुझे आपको कहनी थी। एक चीज और मैं कहूंगा कि आरक्षण का जहां तक विषय है, ये रोज कहते रहते हैं, मैं भी जाता रहता हूं शादियों में, समाज के फंक्शनों में, तब ये निजीकरण हो रहा है। अरे उनसे पूछिए निजीकरण लाया कौन था? 1991 में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संसद में घोषणा की, अब आगे से देश में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पे काम हो गया। काम होगा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में आलोचना करते समय एलपीजी बोलते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी लाया कौन? ये लाई कांग्रेस और हमारे पे थोप रहे। अरे भाई लाया कौन निजीकरण? इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। वो भ्रम फैलाती है। और मैं फिर कह रहा हूं जी, मैं फिर कह रहा हूं, जो कोई पीएसयू घाटे में चल रहा हो और हम हर साल 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे जी? वो घाटे में चलने वाले पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और जो नहीं चल सकते किसी कारण से, वो ही बंद हुए। तो 91 की पॉलिसी थी कांग्रेस की, उसके तहत। बाकी तो नए पीएसयू बहुत खुल गए, रोजगार के अवसर बहुत नए हो गए। मैं ये कह रहा था, असीम स्कीम जो बाबा साहब के नाम से शुरू की मोदी जी ने। मैं तो तेलंगाना गया, मुझे एससी समाज के कुछ लोग मिले, एससी समाज के। मैंने भजनलाल जी बैठे, मैंने इनको जिक्र किया था। एससी समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा हमें कुछ लड़के मिले, लड़कियां भी थी, कि हमने एक काम शुरू किया जो हम आपके अजमेर से, पुष्कर से फूल मंगाते हैं गुलाब के, और हम इसमें फूलों में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा फूलों में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम। बोला एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, और वहां से भी मंगाते हैं, और हमारे यहां भी बहुत फूल होता है, उनको फूलों में ही काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या है आपका विषय? कि जी लोन हमें दिया है तो हमें 2-3 करोड़ का लोन और चाहिए। तो मैंने आपको लोन कितना मिला? मैं हैरान था सुन करके, 13.5 करोड़ को ऐसी समाज के लोगों को लोन मिला। कभी सुना कांग्रेस के जमाने में कि किसी कंपनी को 13.5 करोड़ लोन दिया हो? ये नरेंद्र मोदी जी का जमाना है जी। और फिर मैंने बैंक से बात करके 2-2.5 करोड़ रुपए और दिलवा दिए, और काम बहुत बढ़िया चल रहा। 15 करोड़ की लिमिट है। आप भी इस तरह का कोई काम कर सकते हो। यह है आर्थिक समानता, एक है सामाजिक समानता।
तो आप केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुन रहे थे और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस वॉर रूम के 15 जीआरजी में बड़ी बैठक हुई। उसके बाद यह भी बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष यानी चेयरमैन गौरव गोगोई अब राजस्थान आएंगे। दोनों सदस्य गणेश गोदियार और अभिषेक दत्त भी राजस्थान आएंगे। 28 अगस्त को राजस्थान दौरे पर आएंगे सभी नेता। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर दावेदारों से बायोडाटा लेंगे। बैठकों के बाद फिर 3 नामों का पैनल तैयार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस वॉर रूम 15 जीआरजी में बैठक हुई और यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि राजस्थान में पहली लिस्ट तैयार की जाएगी और इसके बायोडाटा तैयार करने के लिए ही चेयरमैन गौरव गोगोई के साथ दोनों सदस्य भी आएंगे। बड़े नेता 28 तारीख को आपको कांग्रेस के राजस्थान में दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी से पहले इस बार राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने वाली। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी जीतती आई है उन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार पहले उतार दे, ताकि कांग्रेस को अधिक समय मिल जाए लोगों के बीच चुनाव प्रचार प्रसार करने का, और वो सीट जो बीजेपी जीतती आ रही है वो सीट इस बार विधानसभा में कांग्रेस के कब्जे में आ जाए। इसलिए आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक 15 जीआरजी में हुई। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दोनों सदस्य गणेश गोदियार और अभिषेक दत्त, साथ ही चेयरमैन गौरव गोगोई 28 अगस्त को बड़े नेता कांग्रेस के आपको राजस्थान में नजर आएंगे। और राजस्थान हाईकोर्ट से हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुज्जर को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद पिछले 18 दिनों से खाली चल रहे मेयर के पद को मुनेश ने फिर से संभाल लिया। मुनेश गुज्जर ने अपने समर्थकों के साथ निगम ऑफिस पहुंचकर पद संभाला। इस दौरान मुनेश के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इससे पहले भी हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुज्जर ने श्री गोविंद देव जी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद हाईकोर्ट से ऑर्डर की कॉपी आने पर मुनेश ने फिर से कार्यभार संभाल लिया। नगर निगम मेयर का पदभार ग्रहण करने के बाद मुनेश गुज्जर ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से शहर की व्यवस्थाएं काफी बिगड़ गई थी। मेरी पहली प्राथमिकता इन बिगड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना रहेगा। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मेयर मुनेश गुज्जर को डीएलबी ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इस पर मुनेश ने कहा कि इस नोटिस को लेकर मैंने पहले ही स्वतः शासन विभाग को जवाब दे दिया था। फिर से इस नोटिस को जारी किया गया है। इस पर नियम अनुसार आगामी कार्रवाई करेंगे। हेरिटेज नगर निगम में एक बार फिर महापौर के पद पर मुनेश गुर्जर की वापसी हो गई है। निलंबन के बाद में हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एक बार बात करने की कोशिश है उनसे। मैडम, क्या कुछ अब प्राथमिकताएं आपके रहने वाली है? देखिए, मैंने पहले भी मेरी प्राथमिकता सफाई और हर जनहित के कार्यों की है। आगे भी मेरा वही रोड मैप रहेगा। जनहित के जितने भी कार्य हैं वो ना मैं बाधित होंगी। मैं खुद फील्ड में उतरूंगी, फील्ड में काम करूंगी। और जयपुर की जनता ने मुझे अथाह प्यार दिया है। मैं हमेशा से रोड पे चलने वाली हूँ, अभी भी रोड पे ही चलूंगी। एक लंबा वक्त 18 दिन का गैप रहा है, सस्पेंशन आपका हुआ डीएलबी की तरफ से। आपको लगता है कि आपकी बात सुनी ही नहीं गई और उससे पहले ही कार्रवाई कर ली गई, और यही बात कहीं आपने हाईकोर्ट में रखी जो आपका आधार बनी? देखिए, 3 दिन तक सुनवाई हुई है और मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, पर अभी माननीय न्यायालय में प्रकरण पेंडिंग है, तो मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगी। बाकी सुदर्शन चक्र वाले पे मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरी सरकार पे मेरा पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस पार्टी पे मेरा पूर्ण विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मुझे मौका देंगे और मैं उनके समक्ष अपनी पूर्ण बात रखूंगी। और मैं कांग्रेस की सच्ची कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, सरकार से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी आदेश होगा वो मेरे सर माथे पे होगा। एक बार जब भी मैं आपके समर्थकों से बात करता रहा या पार्षदों से या आपके परिवारजनों से, तो बात ये बार बार आई कि राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सुशील जी को और आपको फंसाया गया। ये षड्यंत्र करने वाला कौन था आखिर? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये न्यायालय में प्रकरण पेंडिंग है और न्यायालय में जो भी बात है वो साफ क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मुझे मौका देंगे मैं उनके समक्ष रख के अपनी पूर्ण बात को रखूंगी। और पर मेरे लिए ज़रूरी था ये लड़ाई, इसलिए कि जिस तरीके से मेरी छवि को धूमिल किया गया तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी।
और राजधानी जयपुर में आज राष्ट्रीय लोकदल की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस पीसी में राष्ट्रीय लोकदल से विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। क्या होगी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की रणनीति, जानने के लिए मंत्री से खास बात की हमारे संवाददाता आसिफ खान ने। सुनिए जरा। मेरा सवाल ये है कि जो राजस्थान विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपकी भूमिका, आपके दल की भूमिका क्या रहने वाली है, चूंकि आप इंडिया के गठबंधन में पहले से ही आ चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो शुरुआत हुई है इंडिया गठबंधन की, उसके तहत हालांकि इंडिया गठबंधन राष्ट्र स्तर के लिए है और यहाँ जो पहले से हमारी गठबंधन की सरकार है उसी मॉडल पे आगे जो है काम चल रहा है। और कांग्रेस नेतृत्व और राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व इन चीज़ों से सारे वाकिफ है। सर्वे दोनों ही पार्टियां करा रही हैं और हमारा मकसद दोनों का यही है कि दिसंबर 2023 में कैसे पुनः सरकार सत्ता में वापसी हो और गठबंधन की सरकार रहते हुए वापस लेके आए। उसी पर ये आज मीटिंग रखी गई है जिसमें स्ट्रेटेजी तय की है, सम्मेलन होंगे और जहां निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे कहता है कि 53 वो सीट हैं जहां 3 बार से वो हारते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई ऐसे विकल्प ढूंढ रहे हैं कि जहां मिलकर के चुनाव लड़ा जाए और वो सीट कांग्रेस गठबंधन के तहत आ जाती है तो हमें मजबूती मिलेगी। उम्मीद करते हैं ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और मैं समझता हूं मेरा तो जब स्लोगन ये भरतपुर में ये था, कांग्रेस का हाथ हैंडपंप के साथ, दोनों मिलकर लड़े थे। और ये निश्चित रूप से है जब गठबंधन होता है तो गठबंधन धर्म एक दूसरे की पार्टियां निभाती हैं और उस गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास। पिछली बार 5 सीटें दी गई थी, 2 जनता दल को, 2 लोक दल को, 1 एनसीपी को। उसी पे आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है ये सीट बढ़ भी जाए, क्योंकि हमारा क्लेम रहेगा कि जहां बिल्कुल मान लीजिए कांग्रेस ऐसा महसूस करती है, जैसे मैं भी भरतपुर से आया, तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी, जॉइंट स्ट्रेटेजी तय हो सकती है और फोकस रहेगा कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़े। कैमरामैन भवानी के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद देश की तमाम हस्तियां भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दे रही हैं। साथ ही भारत की मून मिशन की कामयाबी की खुशी जाहिर कर रही हैं। प्रसिद्ध गीतकार और कवि प्रसून जोशी ने भी अपने अंदाज में भारत की इस कामयाबी पर एक कविता लिखी है और खूबसूरत कविता लिखकर इसरो को बधाई दी है। चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला, इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला। अब मैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे, चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे। और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के, और न कहेंगे चंदा को हम, चंदा मामा दूर के। चंद्रयान की टीम ने और दिल्ली से बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 से 10 दिसंबर तक केंद्र सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। G20 समिट को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया है ये आदेश। बड़ी खबर, 8 से 10 सितंबर तक केंद्र सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे, क्योंकि उस दरमियान G20 समिट को लेकर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ा आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर G20 समिट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा आदेश आया है कि 8 से 10 सितंबर यानी कि 2 दिन, 8 से 10 सितंबर तक सभी कार्यालय बंद रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में